ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Shishir Kumar Singh and I have secured All India Rank 16 in Civil Services Examination 2022. I belong to Balia district of Uttar Pradesh and today I am here to share my preparation journey with all the aspirants that watch DKT. So first of all, I would like to tell that about my educational background. मैंने केंद्रीय विद्यालय बलिया से क्लास 10th की थी 2010 में। उसके बाद मैंने DPS बोकारो से अपनी क्लास 12th की एग्जामिनेशन पास की। उसके बाद ISM धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की 2016 में। आफ्टर दैट आई वर्कड एज बिजनेस एनालिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 1 year in 2017 and then I left my job for civil services preparation. ये मेरा सिविल सर्विसेज में चौथा अटेम्प्ट था। मैंने सारे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मैंने 2019 में अपने सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया था, बट उस वक्त मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और 2020 में मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट के साथ यूपी PCS की परीक्षा भी दी थी, जिसमें मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पे हो गया था। उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट का ड्रॉप लिया था। Then I appeared for Civil Services Examination 2022 and I secured All India Rank 16. तो मैं आज अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या चीज़ें मैंने गलत की और क्या चीज़ें when I look back क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जो हर एस्पिरेंट के लिए जो वर्किंग होता है उसके लिए एक डायलेमा होती है कि उसको अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए या जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो When I started preparation तो मुझे लगा इतना लंबा सिलेबस है, इतना लेंदी एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 1 year, तो बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट लगता है कि हम अपनी जॉब छोड़ के तैयारी शुरू कर दें। बट लुकिंग बैक आई थिंक इट वुड हैव बीन मोर सूटेबल अगर मैं अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन करते रहता। तो आई वुड नॉट एडवाइज एनी एस्पिरेंट टू लीव देयर जॉब्स फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन until and unless it is very hectic and you cannot find out 4 to 5 hours for time for daily preparations. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस जर्नी में मुझे लगी कि सेटिंग अ टाइम फ्रेम कि कितने अटेम्प्ट्स देने हैं या कब कितने ड्यूरेशन के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जब एक बार तैयारी शुरू करते हैं तो वो एक साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ वो बार बार एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर बार हम लोग की तैयारी में कुछ कमियाँ रह जाती हैं और एक साइकिल में फंस जाते हैं जहां हम लोग साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट विल डू बेटर। तो इस साइकिल को तोड़ना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है आवर 20s आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। सो इफ वी सेट अ टाइम फ्रेम दैट वी हैव टू गिव 2 to 3 attempts or we have to prepare for 5 years, then what will happen is we will prepare more efficiently and our productivity will increase. So 2 things will happen. The chances of us clearing this exams will improve, and second thing will be that if we are unable to clear this exam, क्योंकि इसकी भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक बहुत टफ एग्ज़ाम है और सिलेक्शन रेशियो कम है, तो उसके बाद अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस टाइम फ्रेम के बाद वी विल मूव ऑन विथ आवर लाइफ, तो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि वो 7-8 साल तैयारी करते हैं एंड दे आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। सो अगर एक बार हमने टाइम फ्रेम सेट कर लिया और उसके बाद हम तैयारी छोड़ के लाइफ में कुछ भी करेंगे तो वो हम काफ़ी बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी देखा कि जिन लोगों ने सही टाइम पे ये साइकिल छोड़ के प्रिपरेशन से बाहर आ गए, दे आर डूइंग वेरी गुड विद देयर लाइफ। और तीसरी चीज़, तैयारी के वक्त हम लोग की लाइफ जो होती है वो पूरी तरीके से यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर से डिसाइड होने लगती है। हम लोग हर समय प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इस साइकिल में फंसे रहते हैं और लाइफ में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़
जैसे फैमिली फंक्शंस हो गए, दोस्तों के लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो गए, अपना पर्सनल लीजर का जो टाइम होता है जहाँ हमें ट्रिप्स करनी चाहिए थी, वो सब बिल्कुल छोड़ देते हैं. वी बिकम अ मॉन्क, और हम लोग बस अपने रूम में बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हैं, विच टेक्स अ हैवी mental toll on all of us. So I would advise, it's very tough to do it, it's very easy to preach, but I think we should find some time for ourselves, which I didn't do in my preparation. And looking back, I thought it would have not mattered if I had gone to few of those functions for a week or for 15 days. Actually it would have enhanced my productivity, और शायद ये रिजल्ट थोड़ा पहले आ गया होता. इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट फुली प्रिपेयर्ड होके देना चाहिए. कई बार हम लोग बहुत जल्दबाजी में हाफ बेक प्रिपरेशन के साथ एंटर कर जाते हैं, और अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और उसके बाद मेंस क्लियर नहीं हो पाता है तो वो दोबारा टाइम नहीं मिलता एक बार इस साइकिल में घुसने के बाद. तो जब भी हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दें वो फुल प्रिपरेशन के साथ दें और पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ दें. और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रिपरेशन की है कि हमें अपनी मेंटल पीस और हैप्पीनेस का ख्याल शुरू से रखना होगा. वी शुड नॉट वेट फॉर आवर रिजल्ट्स टू कम इनटू अ सिचुएशन जहां हम अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे. उसके पहले लाइक पीपल से कि ये एक तपस्या है, 4-5 साल तक तपस्या कर लो, देन विल एंजॉय आवर लाइफ. तो इसकी ये 4-5 साल काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए. तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपनी लाइफ में प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा टाइम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए निकाल लें, थोड़ा टाइम अपने अम्यूज़मेंट के लिए निकाल लें. तो उससे क्या होगा, प्रिपरेशन जो होगा वो उसकी मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगी. और प्रिपरेशन जब तक आपके लिए वो एक इन्जॉयबल जर्नी नहीं बनेगी तब तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है. जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंड दे थिंक कि वो ये चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं. उनको लगता है कि जो टॉपर्स होंगे या जिनका क्लियर होता है वो शुरू से एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, रेगुलर तैयारी करते रहते हैं, एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन देयर लाइफ एंड दे गेट सेलेक्टेड. सो द एस्पिरेंट्स नीड टू रिमेंबर दैट वॉट एवर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, एवरीवन एल्स इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. सो दे शुड हैव अ गुड सोशल सर्कल वेयर दे कैन टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम्स दे फेस. तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी था कि आई हैड फ्रेंड्स जिनसे मैं कोई भी बातें शेयर कर सकता था. तो आई वुड एडवाइस कि आप ऐसा ही सोशल सर्कल डेवलप कीजिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कीजिए. एंड इट वुड ऑलवेज बी गुड टू टेक अ ब्रेक व्हेन एवर यू आर फीलिंग गेटिंग ओवरवेल्म्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. और इसके बाद अब आ जाते हैं ये पर्सनल जो भी चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है इस एग्जामिनेशन के हर फेज के बारे में, वो ये अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ एग्जामिनेशन, व्हाट इज एग्जामिनेशन डिमांडिंग फ्रॉम यू. तो जिस स्टेज में भी आप समझ जाएंगे कि इस एग्जामिनेशन में का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और आपको क्या करना है उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर तक पहुंचने के लिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे. मेरे केस में आई अंडरस्टूड प्रीलिम व्हाट इज प्रीलिम्स ऑल अबाउट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, इसलिए मैं हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेता था. मेंस के बारे में भी आई वुड से कि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड almost a little idea about what to do in main, but from my second attempt I had a very good idea of what we should do to clear the mains, but I was not able to execute those minor things such as preparing short notes of every topic of the syllabus and practicing answer writing, completing a test series fully. So that's why I was not able to clear the mains. मैं इस वीडियो में माइन्यूट स्ट्रैटेजी के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है. सो मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करना चाहूँगा बिकॉज सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम होती है, बेसिक थिंग्स होती हैं जो हम लोग को करनी होती है. तो इस अटेम्प्ट में आई थिंक मैंने टेस्ट सीरीज़ अच्छे से लिखी, पूरी कंप्लीट की थी, उसका शायद फ़ायदा मिला. और एक और चीज़ की, इस अटेम्प्ट में आई वॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन UPPCS एज अ SDM, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त. आई वॉज नॉट पैनिकिंग, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए या एग्ज़ाम के पहले की एक रश होता है हमें कि पूरा सिलेबस जो भी अब तक पढ़ा है उसको ख़त्म करना है 4 घंटे में, फिर जाके मेंस का पेपर लिखना है, तो वो वाला रश नहीं था. तो आई थिंक बीइंग रिलैक्स्ड बिफोर द एग्ज़ाम एक्चुअली हेल्प्ड मी.
फिर इस एग्ज़ाम का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चूजिंग योर ऑप्शनल वाइजली एंड अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड. सो आई थिंक समवेयर down the line I feel that I chose my optional in a hurry by seeing the toppers mark कि मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे थे और उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा आई विल चूज़ मैथमेटिक्स एंड आई विल डू द सेम थिंग, आई विल गेट गुड मार्क्स एंड गेट सेलेक्टेड. बट ऐसा नहीं हुआ. मुझे मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा 3-4 साल तक, बट अल्टीमेटली आई गॉट गुड मार्क्स एंड रीच टुवर्ड्स माई गोल. इसलिए ऑप्शनल का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और अगर ऑप्शनल आपके एप्टीट्यूड को मैच करता है तो एक अच्छा रिजल्ट लाने में आपको परेशानी नहीं होगी. सो ऑप्शनल का सिलेक्शन काफ़ी वाइजली करना है. और एक और प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम लोग जल्दबाजी में अगर हमने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया पहले अटेम्प्ट में एंड वी आर फीलिंग कि ये ऑप्शनल हमारी नीड्स को मैच नहीं करता है या आई कैन डू बेटर इन सम अदर ऑप्शनल, तो ऑप्शनल चेंज करने का जो डिसीजन होता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है और उसके काफ़ी करेज चाहिए होता है उस डिसीजन के लिए. क्योंकि एक तरफ हमें फील होता रहता है कि वी आर ऑलरेडी स्कोरिंग एवरेज मार्क्स इन दिस ऑप्शनल, इफ़ वी वर्क अ लिटिल बिट हार्डर वी कैन गेट वेरी गुड मार्क्स. और दूसरा एक थॉट जो आता है दिमाग में कि अब इतनी मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं, दूसरा ऑप्शनल पिक करते हैं, क्या पता वहाँ इससे अच्छा कर लें. तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाता है एस्पिरेंट्स के लिए डिसाइड करना. तो इस टाइम पे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपना ऑप्शनल चेंज किया एंड फिर दे परफॉर्म्ड वेरी वेल. सो इससे डरना नहीं चाहिए. इफ़ यू आर वेरी क्लियर कि दिस ऑप्शनल इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू देन यू शुड चेंज इट एज सून एज पॉसिबल. इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना है. अगर नहीं चेंज करना और चेंज करने का डिसीजन यू शुड टेक वेरी क्विकली, because ultimately whatever decision you take you have to work hard in that very optional and you have to perform well in that. So एक बार जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया या चेंज करने का मन किया तो चेंज करने के बाद दूसरे ऑप्शनल पे चले गए, तो वहाँ से पीछे नहीं आना. ठीक है, जो भी डिसीजन आपने लिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना एंड फाइनली सक्सेस मिल ही जाती है सबको. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग लाइफ लॉन्ग ड्यूरिंग आवर स्कूल और कॉलेज जर्नी और कॉलेज के बाद भी जब हम लोग जॉब करते रहते हैं तो हम लोग खुद की स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं. डेली नई चीज़ें सीखते रहते हैं कि जो भी वर्ल्ड में न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं या कुछ सोशल स्किल्स या अपनी जॉब रिलेटेड स्किल्स या कुछ नई नॉलेज गेन करते रहते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है कि हम लोग अपनी सारी अदर लर्निंग्स जो होती है उसको कट डाउन करके सिर्फ एग्जामिनेशन मोड में आ जाते हैं, सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते हैं जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी होती हैं. तो इसका एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है कि हम लोग लाइफ में एक तरीके से पीछे होते जाते हैं बाकी दुनिया में जो लोग हैं उससे. तो इससे हमारी पर्सनालिटी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे एग्ज़ाम निकालने में हेल्प मिलेगी. तो आई वुड एडवाइस कि जो हमारी पहले की आदतें रही हैं ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम या जॉब टाइम, जो भी नई स्किल्स हैं वो सीखते रहना, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको यूज़ करते रहना, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में इफिशिएंट होते रहना, उसको कंटिन्यू करें. इससे दो फायदे होंगे. एक तो इनडायरेक्टली तैयारी में भी इन चीज़ों से मदद मिल जाती है, इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है शुरू से. और इन केस द प्रिपरेशन डजंट वर्क आउट देन दिस स्किल्स माइट रियली हेल्प अस इन गेटिंग अ न्यू जॉब. सो दिस वाज माय प्रिपरेशन जर्नी एंड थैंक्स अ लॉट. आई होप इट हेल्प्स सम ऑफ यू somewhere.